कि क्या क्या सिलेबस है और आपका एग्ज़ाम कौन कौन से ब्रांच के लिए आप दे सकते हो, कौन कौन से स्टूडेंट अपियर हो सकते हो, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना परसेंट मार्क्स आपका 10th का कंसीडर होगा, कितना परसेंट मार्क्स आपका जो अभी सीईटी का एंट्रेंस में एग्ज़ाम होगा उसका होगा, और क्या रिजर्वेशंस है, ए टू जेड हम पूरे नोटिफिकेशंस की बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि इस साल का भी नोटिफिकेशंस अभी नहीं आया है, ओके, लेकिन जो लास्ट ईयर का है उसी बेस पे रहेगा, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है जो भी ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए जो बैच है वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि जो DSU का इसका CET का जो एग्ज़ाम है, CET एंट्रेंस 2023, जिसको हम दिल्ली पॉलिटेक्निक बोलते हैं, ओके, दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट नाम होता है CET का। ओके, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा आपका कब होगा, मैंने पहले भी बताया है, जुलाई में होगा, जुलाई 23 में। ओके, और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगा, मई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, अप्रैल लास्ट या मई में आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास अप्रैल, मई, जून 3 महीने का टाइम है और आप चाहें तो आसानी से आप अपना करियर अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक में वीडियो बना दिया है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिलेबस के बारे में और कहाँ से चेक करना है सिलेबस, A to Z चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है DSU का साइट, dsu.ac.in दिख रहा होगा आप लोगों को, dsu.ac.in करके साइट है, यहाँ पे आप जाइएगा, ये आपका ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके पे आप जाइएगा तो यहाँ पे जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में आपका एडमिशन सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 टू 2020 अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, तो वहाँ का पिछले साल का इन्फॉर्मेशन मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक करोगे आप, ये आपका खुल गया। ओके, ठीक है, तो ये आपका ओपन हो गया, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, DSU का यही फुल फॉर्म होता है। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको A to Z जो पेज है, लगभग काफ़ी ज़्यादा पेज है इसमें, मैं सारा पेज नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम के लायक है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और ताकि आपको क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या है, और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। जैसे ये है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 6000 है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी 10-20 रुपये लगता है वो लगेगा, मीन्स 610-20 रुपये का चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करने का। ओके, एडमिशन आर ओपन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए होगा, फुल टाइम डिप्लोमा, जिसको फुल टाइम डिप्लोमा करना है, लेटरल एंट्री वाले भी कर सकते हैं, टू सेकेंड ईयर। लेटरल एंट्री क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, लेटरल एंट्री वो होता है जो ऑलरेडी अगर साइंस बैकग्राउंड से अगर उन्होंने 12th कर रखा है तो और डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म फिल करके एग्जाम देके उनका एडमिशन जो 3 ईयर का प्रोग्राम होता है उनमें उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का ही एडमिशन होगा और उनके लिए प्रोग्राम 2 ईयर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है लेटरल एंट्री। आइदर आप 11th-12th कर रखे हो या ITI 2 ईयर का ITI कर रखे हो, तब भी आप लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल हो, आप लेटरल एंट्री का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सेम उसके बाद एडवांस डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर फुल टाइम बीटेक कोर्स। बीटेक कोर्स में भी आप बीटेक लेटरल एंट्री ही मतलब होता है कि आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होना। ठीक है, तो ये हो गया। अब टेंटेटिव डेट एज पर इंट्रेंस टेस्ट, अगर आप टेंटेटिव डेट की बात कीजिए तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, जुलाई में एग्जाम हुआ था। लास्ट ईयर भी आपका देख रहे हैं 11/7 और 12/7 2 दिन एग्जाम हुआ था, 11 जुलाई को और 12 जुलाई को। तो आप जुलाई को अभी भी भूल ही जाओ, आपके पास जो टाइम है अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई के स्टार्टिंग में एग्जाम होता है और अगस्त में आपका वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगस्त में काउंसिल रिजल्ट आके काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं और क्या है, ये अबाउट है उसके बारे में, DSU के बारे में। ओके, ये विजन और मिशन है।
चलिए ये देखिए, ये जो लोग कैंपस की अगर बात कीजिए, नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक का नाम सुने होंगे, यही है आर्यभट्ट डीएसयू अशोक विहार कैंपस, ठीक है, उनका डायरेक्टर का नाम है। लोकेशन भी है जीटी कंडाल नियर शक्ति नगर अशोक विहार। अशोक विहार में ये आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक काफ़ी फेमस पॉलिटेक्निक है। आप लोग नाम, ओवरऑल जितना दिल्ली का जो भी पॉलिटेक्निक है सारा फेमस ही है, और हर एक जगह से प्लेसमेंट होता है। मीन्स कि आपका जितना भी जो कंपनी है, दो चाहे वो ऑटोमोबाइल का कंपनी हो या टेलीकॉम का कंपनी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपनी हो, तो ज़्यादातर कोशिश करता है कि हम प्लेसमेंट किसी कॉलेज में जाके और स्टूडेंट को वहाँ से प्लेस करें, ठीक है। तो ये होता है, तो ये सारा कैंपस है। अब कैंपस कितना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, आर्यभट्ट है, द्वारका कैंपस है, मीराबाई है, नाम सुने होंगे, सॉरी मीराबाई महारानी बाग कैंपस है, नाम सुन रखा होगा आपने, जीबी पंत है, ओके, जीबी पंत का 2 कैंपस है, ओखला में भी 2 कैंपस, ओखला का 2 कैंप लिखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये मेडिकल के लिए है, जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है, सेंटर ऑफ हेल्थ केयर एलाइड मेडिकल ओखला कैंपस 2, ओके। कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है, जानते होंगे कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है। एंड आफ्टर दैट पूसा का नाम भी सुना ही होगा आप लोगों ने, ये है राजोखड़ी है। एंड गुरु नानक देव है, GND पॉलिटेक्निक है, GND इसको नाम बोलते हैं, या गुरु नानक देव भी बोल सकते हैं। अंबेडकर पॉलिटेक्निक है, सकरपुर में है, लक्ष्मी नगर के पास है। भाई परमानंद सकरपुर, ये भी एक यहाँ पे है। श्री फोर्ट कैंपस, DSU वजीरपुर, विवेक विहार, और उसका CV रमन DSU हीरापुर कैंपस, भावा क्या है, डॉक्टर HJ भावा DSU मयूर विहार में है आपका कैंपस, ये लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, ओके। तो इस तरह से आप देखिएगा तो कितना है, 19 पॉलिटेक्निक कॉलेज है पूरे दिल्ली में, ठीक है। अगर आप पूरे दिल्ली की बात कीजिएगा तो एक्चुअली क्या होता है कि हर एक एरिया में ओवरऑल दिल्ली के सारे एरिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो आपका जहाँ भी सिलेक्शन होता है, आपको मतलब कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक्चुअली एडमिशन जो होता है रैंक के बेस पे होता है, आपके रैंक कितना आ रहा है, लेकिन अगर अच्छा रैंक है तो आप घर के पास जो आपके आसपास के कॉलेज है उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, और आपको ज़्यादा दौड़ भाग की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे 19 कॉलेज थे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब है इसमें कुछ मेंशन किया है कि महारानी बाग जो कैंपस है वो पीतमपुरा में है, और केवल वोमेन के लिए, मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट है तो महारानी बाग में केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इन एडिशनल देयर इज गवर्नमेंट सेल्फ एजुकेशन आल्सो भी, अच्छा ऑनलाइन वही है, कुछ नहीं इस मेंशन। उसके बाद प्रोग्राम, कौन कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कोर्सेज है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। फुल टाइम डिप्लोमा में जो फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा होता है उसमें क्या क्या है, डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर से डिप्लोमा कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर सकते हैं, केमिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। मतलब इतने सारे मॉड्यूल है जिसमें से आप 15 फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होगा उसमें आप कर सकते हैं। कहीं भी अगर डाउट हो कि आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या है फ्यूचर स्कोप। जब भी अगर आपको लगेगा काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप ऑफिस पे आ जाइएगा, ऑफिस का एड्रेस आप लोगों को पता है, नहीं तो नीचे मेंशन है, आप ऑफिस पे आ जाइएगा, मैं आपको पूरा इसका फ्यूचर स्कोप बता दूंगा कि किस फील्ड में आपका कहाँ पे जॉब लगेगा। कि आप ऑटोमोबाइल में जॉब, मान लो कि आपने ऑटोमोबाइल सेलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमोबाइल से कहाँ पे जॉब लगता है, ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति है, होंडा है, हीरो है, सुजुकी है, तो इस सब कंपनी में आपको जॉब लगेगा अगर आप ऑटोमोबाइल से करते हो। आइदर सेम मैकेनिकल से करते हो तो भी आपको इस सब कंपनी में आसानी से जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी सारा वैकेंसी जाता है, आप PWD हो, जल विभाग है, वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट का भी वैकेंसीज आते हैं और प्राइवेट भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये कम्प्लीटली इंजीनियरिंग कोर्स है, बस आपको IIT नहीं जाना है, IIT से नीचे एक, जैसे आप 11th 12th नहीं करके आपने क्या किया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लिया, ओके, तो सेम इंजीनियरिंग का पार्ट है। सेम पार्ट टाइम डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम उनके लिए है जो ऑलरेडी कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए इवनिंग कोर्स होता है, इवनिंग में जाके कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, 2 ब्रांच है जिसमें आप पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस डिप्लोमा है इन ऑटोमोटिव मैकेनिक, एक ही ब्रांच है एडवांस में अवेलेबल। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम
ये 10th वालों के लिए नहीं है, ये BA BSc है, BA इन डिजिटल मीडिया है, BA स्पेनिश है। ओके, इसमें भी बहुत सारा है BA में। तो जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है। लेटरल एंट्री BTech भी है, वो आफ्टर डिप्लोमा जिनका है उनके लिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोग्राम के बारे में मेंशन है कि अप्लाइड आर्ट क्या है, अकॉर्डिंग अप्लाइड आर्ट क्या है, कितना ईयर का प्रोग्राम है, कितना नंबर ऑफ सीट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट जो है 132 सीट है। ओके, और ड्यूरेशन कितना है, 3 ईयर का ड्यूरेशन। 132 सीट मतलब क्या कि आपका 132 सीट पूरे दिल्ली में इस ब्रांच के लिए है, अप्लाइड आर्ट के लिए। ये सारे कॉलेज मर्ज करके बताया गया है। ठीक है ना, किसी एक कॉलेज में 132 सीट नहीं होगा, मीन्स कि सारे कॉलेज मिला के 132 सीट है और ड्यूरेशन 3 ईयर है। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकेशन में लिखा है मीराबाई DSU महारानी बाग कैंपस एंड DSU मयूर विहार कैंपस। 2 कैंपस है जहाँ पे ये कोर्स होता है। तो 2 कोर्स मिला के 132 सीट है आपका। ठीक है, 2 लोकेशन मिला के। ठीक है, सेम आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का सीट टोटल है। और यहाँ पे क्या है, आर्यभट्ट DSU अशोक विहार, आर्यभट्ट में ही केवल आर्किटेक्चर का कोर्स हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे 40 सीट है, मतलब मैक्सिमम 40 स्टूडेंट वहाँ एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब ब्रांच, जितने ब्रांच है और किस ब्रांच में कितना सीट है और कौन कौन जगह पे वो ब्रांच में एडमिशन होता है वो भी आपको मेंशन है। तो अगर आप आर्किटेक्चर लेने का सोच रहे हैं तो आप ये सोच ले कि अगर आपको आर्किटेक्चर लेना है तो आपको अशोक विहार में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन एडमिशन कब होगा, जब आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तब। ठीक है, तो ये है। तो सेम सारा ब्रांच का सेम है। केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल में है तो केमिकल में क्या है, रोहिणी में है। सिविल आपका ज़्यादा जगह पे होगा। सिविल आपका कहाँ पे, आर्यभट्ट में है, JB पंत में है, ओखला 2 में भी है और DSU पूसा में भी है। 4 जगह पे सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है। ओके, कंप्यूटर साइंस देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस अम्बेडकर गुरु नानक देव रोहिणी में है, मतलब अम्बेडकर है सकरपुर में है, लक्ष्मी नगर के पास जो है गुरु नानक देव, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक है और द्वारका कैंपस, राजकोरी कैंपस। मीन्स 5 जगह पे कंप्यूटर साइंस का क्लास चलता है। 5 जगह पे आप एडमिशन ले सकते हो। और टोटल सीट कितना है कंप्यूटर साइंस का, 650 सीट है, 660 सीट है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट कितना ज़्यादा है। सेम सिविल में भी ज़्यादा ही सीट होगा, कम नहीं होगा। सिविल में कितना है, 462 सीट है। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल में भी 462 सीट है। इसमें भी बहुत सारा 4-5 जो में फेमस ब्रांच है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इनरोल लेते हैं, उनका सीट भी ज़्यादा है और उनका कैंपस भी ज़्यादा है। क्योंकि एक कॉलेज में 40-50 बच्चे से ज़्यादा एडमिशन नहीं होता है किसी एक स्ट्रीम में या एक ब्रांच में। ठीक है ना, तो ये है, सेम है। अब आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी अच्छा मार्केट है अभी। तो 726 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 726 सीट है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, सारा ब्रांच है। पार्ट टाइम का भी है, पार्ट टाइम कहाँ कहाँ हो सकता है वो सारा भी है। एडवांस डिप्लोमा का भी है कि एडवांस डिप्लोमा JB पंत में ही है। ओके, और देखते हैं क्या है, BBA BCom भी है, BMS। चलिए अब देखते हैं फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम का क्या है। मिनिमम एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए इसको पास करने के लिए। तो देखिए क्या है, अगर आप ये सारे ब्रांच करते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कौन सा है, या तो ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप लोगों के लिए, तो उसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th और इक्विवेलेंट और मस्ट हैव पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। मीन्स कि कैंडिडेट को 10th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, या 10th के इक्विवेलेंट कोई अगर कोई है तो 10th के इक्विवेलेंट कुछ होता नहीं, 10th पास होना ज़रूरी है। अगर कोई और सब्जेक्ट पास, जैसे आपने 11th 12th किया है तो उसमें मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है तब भी आपने मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिप्लोमा के लिए कि आप चाहे किसी भी ब्रांच से है। ये आपके देखिए ओवरऑल जो 15 ब्रांच था, 15 का वही कंडीशन है। एक फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है,
जो फार्मेसी जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th, कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। अगर वो बी फार्मा करना चाहते हैं, सॉरी डी फार्मा करना चाहते हैं तो उनका 12th पास होना ज़रूरी है, या इधर PCM हो या PCB हो। ठीक है, ये है। पार्ट टाइम डिप्लोमा है, पार्ट टाइम उनके लिए होता है जो ऑलरेडी इवनिंग में करते हैं, तो मैं पार्ट टाइम के लिए अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फुल टाइम के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो स्पेशल आके डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं पार्ट टाइम को भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं देखता हूँ आगे क्या है। अब है क्वालिफाइंग एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा, कोई भी एग्जाम एंड विल बी अपियर टू रिस्पेक्टिव एंट्रेंस टेस्ट, देयर विल बी सेपरेट। ठीक है, क्या है कि जो भी एग्जाम, जो भी स्टूडेंट्स आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। द इंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन AI मोड। ऑनलाइन AI मोड में क्या होता है कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था तो क्या ऐसे हुआ था एग्ज़ाम, हर एक स्टूडेंट को लिंक भेजा गया था और उस लिंक के थ्रू आप जो स्टूडेंट घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है ना, तो घर पे बैठ के एग्ज़ाम दिए और कुछ स्टूडेंट हमारे सेंटर पे भी आके एग्ज़ाम दिए थे। तो सेंटर पे आने का बहुत सारा बेनिफिट होता है, आप समझ सकते हैं कि क्या बेनिफिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जामिनेट नहीं था, सिंपल है, आप अपना मोबाइल खोल रखे हैं, मोबाइल में देख रहे हो, सामने कैमरा आपका होना चाहिए, ऐसा डिवाइस हो जिसमें आपका कैमरा होना चाहिए, तो इधर मोबाइल हो लैपटॉप हो। अगर कोई डेस्कटॉप में दे रहे हैं तो डेस्कटॉप में उस कैमरा लगा होना चाहिए, तभी जाके आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्विजिलेटर जो है वो देखते रहता है कि आपका नज़र इधर उधर तो नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट को दिलवाया भी था एग्ज़ाम। ओके, तो लेकिन लास्ट टाइम एग्ज़ाम इसी तरह हुआ था, तो इस बार भी चांस है कि इसी तरह होगा। चांस है, श्योरिटी नहीं है, जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो ये है। ओके, एंड आफ्टर दैट दे हैव बी रिक्वायर्ड हैव अ स्टेबल एक्सेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है कि इंटरनेट अच्छा होगा तभी आप उस एग्जाम को दें। आफ्टर द इंट्रेंस टेस्ट ए मेरिट लिस्ट बी अनाउंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अब क्या होता है कि जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा तो एक मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में जो, अब क्या होता है कि एक ही बार में ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट को बुला लिया जाता है। अब मान लो दिल्ली में टोटल जितने भी कॉलेज है, जितने भी सीट्स हैं, तो सबसे पहले किसको बुलाएगा कॉलेज, सबसे पहले टॉपर्स को बुलाएगा, जो सबसे टॉप रैंक पे है उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि तुम कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। मान लो कि तुम्हारा रैंक 100 आ गया है, तो सबसे पहले तुमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा कि तुम कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है ना, कि पूसा में लेना चाहते हो, आर्यभट्ट में लेना चाहते हो, अंबेडकर में लेना चाहते हो, या सकरपुर वाले ब्रांच या कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, तो तुमको पूरा ओपन अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि जिसमें लेना चाहते हो ब्रांच, क्योंकि अंडर 100 है तो तुम्हारे पास प्रॉपर कोई भी ब्रांच, कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होता है कि सीट फुल होते जाता है, आपको एक बार में काउंसलिंग में 2 बार 3 बार 4 बार काउंसलिंग होता है, मतलब उसके लिए बुलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे काउंसलिंग होते जाता है, जितना रैंक कम होगा उतना क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ कम होगा। मान लो कि 3 काउंसलिंग हुआ और तुम्हारा रैंक बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है, रैंक है लेकिन नीचे है, तो तुमसे पहले तुमको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लेना था, ठीक है ना। अब तुमको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच लेना था और तुमसे पहले जो स्टूडेंट काउंसलिंग में गए हैं वो सारे स्टूडेंट ही सीट फुल कर दिए कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि तुमसे अच्छा रैंक उनका था। तो अगर तुमसे अच्छा रैंक था और उन्होंने कंप्यूटर साइंस का ब्रांच ही फुल हो गया, तो तुम जाओगे कंप्यूटर साइंस लाने तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब सीट ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। तो इसीलिए जिसका अच्छा रैंक होता है उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है ब्रांच चूज करने का। समझ रहे हो ना, कि जिसको जितना अच्छा रैंक रहेगा उसको उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है ब्रांच चूज करने का, और जितना रैंक कम रहेगा उतना अपॉर्चुनिटीज़ कम होते जाता, क्योंकि तुमसे पहले बहुत लोग आगे भीड़ लगा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये है। अब किसी दुकान में तुम सामान लेने जाओगे और तुमसे पहले 50 लोग हैं, अगर वो सामान ही खत्म हो गया तो दुकान वाला देगा कहाँ से, बोलेगा अब जब नेक्स्ट टाइम आना, तो अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम दीजिएगा फिर आएगा, तो अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा तो फिर। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, जो पहले जाएगा उसको पहले जो भी ब्रांच चाहिए वो ब्रांच मिल सकता है। अब उसके लिए क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। ठीक है, तो यही है। द मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड इन द सेक्शन 4.2। ओके, अब मेरिट लिस्ट किस बेस पे आता है, तो मेरिट लिस्ट आता है
आपका जो सीईटी में जो परफॉर्मेंस आएगा उसका कंसीडर 60% कंसिडरेशन उसके मार्क्स का होगा, ठीक है। 60% आपके किसके मार्क्स का कंसीडर होगा, जो आपने सीईटी एग्जाम में रैंक लाया है, जो नंबर आपने स्कोर किया। दूसरा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इन क्लास 10, जो आपका अभी क्लास 10 में जो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो वो तब तक रिजल्ट आ जाएगा, ओके। रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग होता है, और तो उसका आपको 30% मार्क्स उसका भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो वेटेज बनेगा वो 30% उसका भी कंसीडर किया जाएगा। और 10% है ईसीए वोकेशनल स्ट्रीम और वार्ड डीएसयू स्टाफ फैकल्टी, कुछ रिजर्वेशन है, मतलब 10% जो डीएसयू के स्टाफ है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए 10% है। तो अगर 10% आप छोड़ भी दो, आप 90% में आप फाइट कर सकते हो, 90% में, और कोई मुश्किल नहीं होता है, काफ़ी आसान होता है। अगर आपको ठीक ठाक रैंक अगर 3000 4000 रैंक आ भी जाता है तब भी आपको एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। सेम है, वो था फुल टाइम डिप्लोमा। अब ये सारा सेम है, सबका सेम ही है, ऐसा नहीं कि किसी का अलग है, सबका 60-30 ये है। किसके लिए, क्राइटेरिया फॉर मेरिट लिस्ट फॉर पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए 90 और 10 का रेशियो है। तो जो पार्ट टाइम वाले हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, सबका वेटेज फुल टाइम वाले का कॉमन है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें कुछ रिजर्वेशंस है। रिजर्वेशंस क्या है कि जो स्टूडेंट दिल्ली से हैं, दिल्ली मतलब दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि दिल्ली से हो गए। दिल्ली मीन्स कि जिनका आईडी प्रूफ, जिनका आधार कार्ड दिल्ली से है, वो स्टूडेंट के लिए 85% सीट दिल्ली में रिजर्व्ड है। और बाकी जो आउटर स्टूडेंट है, आउट ऑफ दिल्ली है, आई थिंक आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, पंजाब से, कहीं से भी है, तो आपके लिए मात्र 15% सीट है। 15% सीट आपके लिए रिजर्व किया हुआ है आउटर के लिए, तो आप उसमें फाइट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर 100 सीट है या मान लो 1000 सीट है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, तो 1000 सीट में से 85 मीन्स कि 850 सीट में दिल्ली वाले स्टूडेंट, 850 सीट दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए है, और 150 सीट 15% मीन्स 150 सीट आपके किसके लिए है, 150 सीट है जो आप आउटर स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है ना। जिनका दिल्ली का आईडी प्रूफ नहीं है, दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी, कुछ भी आईडी प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का, कि दिल्ली के आप निवासी हो या दिल्ली में आप रहते हो, तो उसका आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको 15% सीट रिजर्व किया गया है। उसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्वेशंस है, तो वो जैसे SC ST का रिजर्वेशन है, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो वो सब रिजर्वेशन जो कॉमन होता है वही है। मेन जो रिजर्वेशन है दिल्ली और आउटसाइडर के लिए, ओके। एंड आफ्टर दैट देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें बचा हुआ जो आपको बताने की ज़रूरत है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही था, बाकी एक बार और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि किस प्रोग्राम में कौन से कैंपस में कितना सीट है, दिल्ली वालों के लिए कितना है और आउटसाइडर के लिए कितना है, देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट है, तो कितना है यहाँ पे लिखा है कि मीराबाई कैंपस में होगा, टोटल सीट 66 है, दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए 56 सीट है और आउटर के लिए 10 सीट है। सेम अब बाकी सब ब्रांच में देख लेते हैं। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल में जीबी पंत है और ओखला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 66 है, 56 है दिल्ली वालों के लिए और आउटसाइडर के लिए 10 सीट है। हम आते हैं सिंपल सिविल ब्रांच में, देखते हैं डिप्लोमा इन सिविल में 1 2 3 4 सॉरी आर्यभट्ट DSU अशोक विहार 2 3 ब्रांच है सिविल के लिए। 132 सीट है जिसमें से 112 है। तो आप एक बार देख लीजिएगा साइट खोल के, आप PDF पे डाउनलोड करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये PDF का लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना, तो आपको पूरा सीट पता चल जाएगा कि कितना सीट है और कितना आपके लिए है। तो नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए और स्टार्ट कीजिए, ओके। और फिर वो सारा एडवांस डिप्लोमा जो भी है उसके लिए ओके ओके ओके। लेटरल एंट्री उसके लिए भी है। अब
अब देखिए आपके लिए मैं बताता हूँ, अब फीस भी देख लीजिए कि फ़ीस कितना लगेगा। जो भी आप लोग आइदर पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, मुझे नहीं पता, फीस क्या होता है कि काफ़ी कम होता है। आप पता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फीस है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करने जाते हो तो 2 लाख रुपए के आसपास फीस लगता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का है तो आपका फ़ीस कितना है 15,000, 17,000 और 19,000। अब मान लो कि 17 ही मान लो, लगभग कितना है 50 से 51 हज़ार के आसपास का फीस है। और 50 से 51 हज़ार का फीस है, और उसमें क्या है क्लियरली उसमें मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि DSU एम्स टू इंश्योर दैट ऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेरिट लेके आया है, हैविंग सिक्योर्ड एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी आर नॉट डिनाइड ए सीट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्टेंट्स। अगर उनका बाधा बन रहा है, अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशंस मीन्स कि अगर आप फाइनेंशियली अगर आप मीन्स 17,000 15,000 देने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, लायक नहीं हो, और अगर आपने मेरिट लिस्ट में लाया है तो वो आपके लिए बाधा नहीं बनने देगा DSU। और उसके लिए क्या बोला है, DSU होस्ट ए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्कॉलरशिप विच स्टूडेंट कैन अवेल बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मीन्स आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ से आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, और वो DSU ही प्रोवाइड करवा देता है वहाँ सारा बोनाफाइड लेटर, और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके वो भी फीस आप चाहे तो माफ करवा सकते हो। ठीक है ना, मीन्स आप स्कॉलरशिप लेके और उस बेस पे भी पढ़ाई कर सकते हो, तो फीस आपके लिए कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना आसान है। ठीक है ना, वही अगर आप 11th-12th करने जाते हो तो आपको 11th-12th का लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस लगता है अगर आप सही से पढ़ते हो तो। ठीक है ना, उसके बाद भी जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये करने के बाद आपका जॉब का सिक्योरिटी है कि चूंकि आपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स किया है तो आपको आइदर प्राइवेट कंपनी में, अगर आप गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो एक एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, आपको इसमें SSC की तरह हिस्ट्री नहीं पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है, डेली करंट अफेयर चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आप उसमें जाना है अच्छी बात है, गलत डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से डर लगता है कि हमको हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा है, हमको याद करना नहीं आता, तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एकदम, बिल्कुल जो पढ़े हैं उससे बिल्कुल हट के है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो ये है। अब अप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन का प्रोसीजर है तो वो DSU के साइट पे है, जैसे ही आता है तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि क्या क्या करना है। ओके, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से यही था जो आपको बताने की ज़रूरत थी, जो मैंने आपको बता दिया है। अब है कि आपके मन में डाउट होगा कि कौन कौन सा ब्रांच चूज कर सकते हैं स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ चॉइस दैट में भी फिल, कितना नंबर ऑफ चॉइस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट कैन फिल इन एज मेनी चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज। मीन्स की प्रेफरेंसेज होता है कि मैंने आपको मन है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले। अब कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट अगर कंप्यूटर साइंस का है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पे टारगेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करते हैं, लेकिन अगर आपका रैंक कम आया तो क्या एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपको ये ऑप्शंस दिया जाता है कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन, आपने प्रायोरिटी रखा कि आपने 5 टिक बॉक्स दिया हुआ है, तो आपने प्रायोरिटी रखा कि सबसे पहले हमको कंप्यूटर साइंस मिले, तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप जैसे ही आपके लिए सीट बचता है आपको कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस में सीट फुल हो गया और आपका दूसरा नंबर रैंक है, मतलब रैंक उस रैंक से है जिसमें से आपका कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या होगा कि आपने दूसरा प्रायोरिटी रख लिया कि अगर कंप्यूटर साइंस हमको नहीं मिलेगा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं मिला तो हमें मैकेनिकल चाहिए, अगर मैकेनिकल भी नहीं मिला तो मुझे सिविल चाहिए। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस रख सकते हैं कि सबसे पहले टॉप पे कि हमको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर नहीं मिला तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला तो मुझे मैकेनिकल चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेफरेंस होता है। तो वही है कि नंबर ऑफ चॉइसेस का मतलब यही हो जाता है। और ऐसा है कि एडिटिंग ऑफ चॉइसेस आर परमिटेड एट द बिगिनिंग एंड बिफोर द 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब जो तीसरा काउंसलिंग तक फाइनल हो जाता है तो उससे पहले आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं आप अपना चॉइसेस को। लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, एक बार चॉइस फिक्स कर लेते हैं तो लॉक हो गया, बाकी अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो।
सिंपल है, वही है, अलॉटमेंट ऑफ सीट अवेलेबल और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट किया जाता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन सीट लर्न वेरियस राउंड विल बी डिक्लेयर्ड एज पर काउंसलिंग शेड्यूल, वही कि जब काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो बेसिक चीज़ें वही है। एडमिशन के टाइम पे जो आपको फीस देना है फुल टाइम के लिए 8,000 रुपये देना है। एडमिशन के टाइम पे फीस 8,000 रुपये देना है। उसके बाद जो है फीस आप स्कॉलरशिप से आप ले सकते हैं, और ये भी फीस चाहे तो स्कॉलरशिप से जब आएगा तो आप कॉलेज से पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस है। ओके ठीक है, तो आई थिंक ये सारा वही जो काउंसिल फॉर्म है, मतलब जिसको रिजर्वेशन है, और उसके लिए सारा फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो सब बाद की बात है। इंपॉर्टेंट है कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था आपको समझ में आ गया है। अब अभी क्या करना है कि आपके पास टाइम है, ये 3 महीना टाइम है, लगभग अप्रैल मई जून, ये 3 महीना जम के आप अपने आप पे मेहनत कर लीजिए। कुछ भी डिफरेंट टफ सिलेबस नहीं है, ऑलरेडी आपको जो 9th-10th में आपने पढ़ा है उसी चीज़ को रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है वो कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ा है, मीन्स कि आपने सॉल्व किया है लंबा लंबा। अभी क्या है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, चीज़ें या तो याद होना चाहिए या ट्रिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। याद होने मीन्स क्या कि अगर आपको जैसे फिजिक्स से पूछा गया, बायोलॉजी से पूछा गया, अगर न्यूमेरिकल नहीं है तो सिंपल याद ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। अब याद नहीं होगा तो क्या करोगे, ठीक है ना। कि अगर किसी चीज़ का पीएच वैल्यू पूछा गया है तो सिंपल याद ही होना चाहिए, एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, बेस का कितना होता है, रेंज क्या होता है, तो सारा चीज़ें ऑलरेडी आपने देखा होगा। हमारे कई सारे टीम हैं, और इसी चैनल पर भी और भी टीम आए, सारे लोग मतलब जो पढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी उन्होंने पढ़ाया था, तो अभी भी वो अभी आपका उस पर यूट्यूब पे वीडियो भी आएगा, इसी चैनल पे वीडियो भी आएगा, और हमारा कोर्स भी ऐप पे लॉन्च हो गया है। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे स्टोर करके एक ऑप्शन से वहाँ पे जाइएगा तो आपको कोर्स दिख जाएगा। उसी कोर्स में आपका लाइव क्लास भी चलेगा और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके पास वहाँ पे 6 मंथ तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो भी लोग इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मुश्किल से दिन में 3-4 घंटा 2-3 घंटा निकाल लीजिए, क्लास के अलावा 1-2 घंटा रिवाइज कर लीजिए, और बाकी जो मस्ती करना है आप करते रहिए, लेकिन इसको होल्ड नहीं करना, छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर के लिए। अदरवाइज अगर आपका आईआईटी और नीट सपना है तब तो मैं आपको बोलूँगा कि इस फील्ड में नहीं आने के लिए, लेकिन अगर आपको नॉर्मल लगता है कि हमको 11th-12th करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस रास्ते में आइए और आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप आगे जाके बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि स्ट्रगल बहुत है। आप एसएससी का तैयारी करोगे, रेलवे का करोगे, और स्ट्रगल बहुत है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है। आप देखते हो बार बार हड़ताल होता है, लोग हंगामा करते हैं, धरना दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, 6-6 साल से वैकेंसी होल्ड है, 6-6 साल से एग्जाम दे के बैठ, तो ये सब प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। आप ईजिली, आपको बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ जॉब ले सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, तो ये सारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब आपको डिपेंड, क्योंकि अब आप 10th आप एग्ज़ाम दे चुके हो, मीन्स पास हो गए हो लगभग, तो अब आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स को, मतलब कि पेरेंट्स को सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बारे में खुद सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। आपका अपना स्ट्रेंथ खुद पता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो उस स्ट्रेंथ को, कई बार होता है कि पेरेंट्स के उसमें कि नहीं तुम आईआईटी ही करो और हमारा मैथ ही नेट कमज़ोर है, मैथ ही कमज़ोर है, तो हम उस केस में हम आईआईटी नहीं कर सकते। हम उसमें पेरेंट्स को हम समझा सकते हैं कि हमारा मैथ नहीं ठीक है, हम आईआईटी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कई बार मैं पेरेंट्स अगर हैं तो उनको ही बताता हूँ कि कई बार अपना सपना पूरा करने के लिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट न इधर का रहता है न उधर का रहता है, ठीक है ना। इसीलिए स्टूडेंट के जो मन में हो, उनको जो जहाँ इंटरेस्ट हो, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप यही कोर्स करो, एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट देखो, अपना स्ट्रेंथ देखो, इंटरेस्ट देखो कि आपका स्ट्रेंथ किस फील्ड में है आपका। क्यों आजकल बहुत सारा कोर्स है जिसमें आप मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी करके ही अच्छा करोगे या नीट निकाल के ही डॉक्टर बन के ही, बहुत सारा छोटा छोटा कोर्स है जिसमें लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
बाकी आपका डिसीजन है। और अगर आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कोई कोर्स करना है, आपको ये 3 महीने का कोर्स है जिसमें हमारा पूरा टीम आपको हेल्प करेगा, ऑलरेडी हम सिलेक्शन आपको दिलाएंगे इसमें, क्योंकि ओवरऑल जो हम पढ़ाएंगे आपको मैक्सिमम वही आएगा और सिलेबस भी वही है, तो मैक्सिमम चीज़ें वही इंपॉर्टेंट हम लोगों को पता होता है कहाँ से आता है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, तो इस बार भी। तो आप लोग अगर ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन में हमारा ऐप पे लाइव क्लास होगा, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मी नगर में मेरा ऑफिस है। आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो, मिलना चाहते हो, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप आइए मेरे सेंटर पे, आके एक बार मिल लीजिए। अगर आपको मिलने का इच्छा है मैं आपको सारा चीज़ें गाइड कर दूंगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स आप खुद भी आ सकते हैं, बच्चों को लेके आ सकते हैं। अगर बच्चा आया तो पेरेंट्स को लेके आप साथ में आइए, ताकि मैं आपको गाइड कर दूं कि क्या है इसका करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अभी चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड आपको सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा और क्वालिटी अपडेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताया जाएगा, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट किया जाएगा। बहुत सारे लाइव सेशंस भी इस पे चलेंगे क्वेश्चन सीरीज के, और बैच आपका क्लास में चलेगा और ऐप पे चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।